दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर, नासा टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वाटर ऑन द मून इन 2023 और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर, पटना गर्ल बिल्ड्स मेडी रोबोट टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डॉक्टर्स एंड कोविड पेशेंट्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। एक जमाने में इंसान जैसी दिखने वाली, इंसानों की तरह सोचने वाली, इंसानों की ही तरह फैसले लेने वाली मशीनें कल्पना, कपोल साहित्य या फिर फिक्शन, नॉन फिक्शन फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थी। इसके बाद धीरे धीरे मशीनें हमारे जीवन में दाखिल होने लगी और अब ये हमारे जीवन का सच बन गई हैं। आने वाले समय में इसके बिना जीवन की कल्पना तो जैसे ही मुश्किल सी ही हो जाएगी। इसी मशीनी दुनिया में से रोबोटिक्स पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में हाल ही में नासा ने घोषणा की कि उसकी 2023 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करने की योजना है। नासा अपनी इस योजना को आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अंजाम देगा। इसके लिए नासा चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रहा है। इस मोबाइल रोबोट का नाम है विपर यानी वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इसके अलावा कोरोना काल में भारत में भी चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोट्स का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस दिशा में नई नई खोजें भी की जा रही हैं। कोविड मरीज चाहे अस्पतालों में आइसोलेशन में रह रहे हों या फिर होम आइसोलेशन में, हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां रोबोट्स ने मरीजों की मदद की है। कुछ इसी तरह का उदाहरण मुक्कुदल रोबोटिक्स के संस्थापक SDR निरंजन की टीम द्वारा कोविड-19 रोगियों को होम आइसोलेशन में मदद करने के लिए बनाए गए रोबोट के रूप में देखा जा सकता है। यह रोबोट प्रभावितों को भोजन, दवा और स्मार्टफोन पहुंचाने में मदद करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बढ़ते समय के साथ जिस तरह कई तकनीकी विकास हुए हैं, उसी तरह रोबोटिक्स के क्षेत्र में कई खोजें और शोध किए जा चुके हैं। फिर भी अभी ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो रोबोटिक्स और इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम रोबोटिक्स से जुड़े लगभग सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले रोबोटिक्स को समझ लेते हैं। दरअसल रोबोट के अध्ययन को रोबोटिक्स कहते हैं। रोबोट्स ऐसी मानव निर्मित मशीनें होती हैं जिनका इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है। कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जो स्वतः काम करने लगते हैं, जबकि कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जिनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सके। रोबोटिक्स के अंतर्गत एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जो ऐसे तर्कों के आधार पर चलने का प्रयास करे जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। माइक ब्रैडी ने रोबोटिक्स को कुछ इस तरह परिभाषित किया है। रोबोटिक्स इज दैट फील्ड कंसर्न्ड विद द इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन टू एक्शन। आसान भाषा में कहें तो रोबोटिक्स मानव जैसी दिखने वाली एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है, जिन्हें रोबोट्स कहा जाता है। हालांकि रोबोट्स की कोई वास्तविक परिभाषा नहीं है, लेकिन वेबस्टर्स डिक्शनरी के मुताबिक रोबोट एक स्वचालित उपकरण है जो मनुष्य के रूप में सामान्य रूप से मनुष्यों या मशीन के लिए निर्धारित कार्य करता है। वहीं ब्रिटिश डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ने रोबोट्स को एक रीप्रोग्रामेबल मैनिपुलेटर डिवाइस के रूप में इंगित किया है। ये रोबोट्स विभिन्न परिस्थितियों में ठीक उसी तरह बेहतर ढंग से सोच समझ कर कार्य करने में सक्षम होते हैं जैसे एक मनुष्य करता है। आपने रजनीकांत की फिल्म रोबोट तो देखी ही होगी। यह फिल्म चिट्टी नामक एक ह्यूमनाइड रोबोट पर केंद्रित है। इसी तरह शाहरुख खान की एक रोबोटिक फिल्म रा 1 ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। स्टार वार्स, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्मों के जरिए भी रोबोटिक्स को अच्छे से समझा जा सकता है। ये फिल्में बस एक जरिया हैं रोबोट्स और रोबोटिक्स के कार्यों और अनुप्रयोगों को आसानी से समझने का। तो आइए अब रोबोटिक्स के अनुप्रयोगों को विस्तार से जानते हैं। रोबोटिक्स का अनुप्रयोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर मेडिकल, माइनिंग, स्पेस,
अंडर वाटर और डिफेंस सेक्टर में धूमधाम से किया जाता है। सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मशीन लोडिंग, स्पॉट वेल्डिंग, चाप वेल्डिंग, स्प्रे कोटिंग, सामानों से हटाने का काम, कटिंग ऑपरेशन, असेंबलिंग ऑपरेशंस, पार्ट इंस्पेक्शन, पार्ट शॉर्टिंग, पार्ट क्लीनिंग, पार्ट पॉलिशिंग जैसे दर्जनों अनुप्रयोग हैं जिसे औद्योगिक रोबोट्स यानी इंडस्ट्रियल रोबोट्स करते हैं। आज उपयोग में लाए जाने वाले सभी रोबोट्स में से 90% रोबोट्स ऐसे हैं जो कारखानों में पाए जाते हैं। इसी तरह कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग माइनिंग यानी खनन के क्षेत्र में भी किया जाता है। खनन के ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां मनुष्यों का काम करना जोखिम भरा होता है, वहां रोबोट्स को आसानी से भेजा जा सकता है। मेडिकल रोबोट के अनुप्रयोगों को खासकर सर्जरी के दौरान देखा जा सकता है। मेडिकल रोबोटिक सिस्टम सर्जिकल सहायक होते हैं जो सर्जनों के साथ मिलकर काम करते हैं। मौजूदा समय में सर्जिकल सहायक रोबोट्स की 2 प्रमुख किस्में उपलब्ध हैं। पहले सर्जन एक्सटेंडर जो सीधे सर्जनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और दूसरे सहायक सर्जिकल सपोर्ट जो आमतौर पर सर्जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इन्हें एंडोस्कोप होल्डिंग अथवा रिट्रैक्शन जैसे काम दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई देशों में रोबोट्स का उपयोग मरीजों की सामान्य देखभाल में भी किया जाता है। डोमेस्टिक अथवा हाउस होल्ड रोबोट्स को घरेलू कामों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये वैक्यूम क्लीनर, पूल क्लीनर, स्वीपर्स यानी सफाई कर्मचारी, गटर साफ करने अथवा मैला ढोने जैसे विभिन्न तरह के काम करने वाले रोबोट्स होते हैं। आंकड़ों के संग्रहण, तकनीकों के प्रदर्शन एवं शोध कार्यों में सर्विस रोबोट्स काम में लाए जाते हैं। सैन्य कामों में उपयोग में लाए जाने वाले रोबोट्स डिफेंस रोबोट्स कहलाते हैं। निरोधक रोबोट, विभिन्न प्रकार के परिवहन रोबोट तथा टोही ड्रोन इत्यादि डिफेंस रोबोट्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये रोबोट्स कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन और बचाव कार्यों इत्यादि में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में ये रोबोट्स मोबाइल फायर फाइटर्स में उपयोग में लाए जाते हैं। ये उपकरण इंफ्रारेड सेंसर से लैस होते हैं और आपात एवं बेहद खतरनाक स्थितियों में इंसानों की तुलना में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस रोबोट्स युद्ध के मैदान में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध के दौरान मनुष्यों की जगह रोबोट्स को लड़ने भेजा जाए। निगरानी और गार्ड ड्यूटी के रूप में रोबोट्स का उपयोग बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल रिफाइनरियों और अन्य बड़ी नागरिक सुविधाओं में किया जा सकता है। इन सब के अलावा स्पेस रोबोट्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपयोग में लाए गए हैं। ये रोबोट्स अंतरिक्ष में ग्रहों, उपग्रहों और अन्य निकट के पिंडों की खोज करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही ये अंतरिक्ष में सर्विसिंग उपकरण के तौर पर किसी आकाशीय पिंड की सतह की गतिशीलता का पता लगाने का भी काम कर सकते हैं। अंडर वाटर एप्लीकेशंस में भी रोबोट्स का उपयोग किया जाता है। इन अनुप्रयोगों में समुद्र तल पर खनिजों की खोज, डूबे हुए जहाजों को बाहर निकालना, समुद्र अथवा जहाज घाटों पर शिप्स की मरम्मत करना इत्यादि शामिल है। हाल ही में प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपरटन जोन में समुद्र तल पर उतारा गया पटानिया सेकंड 25 टन का एक सीबेड माइनिंग रोबोट है। इस रोबोट को प्रशांत महासागर की 13,000 फीट की गहराई में निकेल और कोबाल्ट से समृद्ध चट्टानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। जहाजों के किनारों से बारनेकल को साफ करने के लिए मोबाइल रोबोट के एक प्रोटोटाइप संस्करण का उपयोग किया जाता है। हालांकि कई लोग रोबोटिक्स को फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मानते हैं, लेकिन दुनिया में नवाचार की बढ़ती तेजी से पता चलता है कि हम सही मायने में एक रोबोटिक युग में ही जी रहे हैं। ऐसे में रोबोटिक्स की दुनिया के अब तक के सफर को संक्षिप्त रूप में देख लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं रोबोट्स के इतिहास को। रोबोट शब्द का पहली बार इस्तेमाल चेक लेखक कार्ल केपेक ने 1921 में अपने एक नाटक RUR यानी रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में किया था। रोबोटिक्स शब्द भी रोबोट पर आधारित है। रशियन बान अमेरिकन एवं साइंस फिक्शन राइटर इस्साक असीमोव ने 1942 में रन अबाउट नामक एक शॉर्ट स्टोरी में पहली बार रोबोटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1950 के दशक की शुरुआत में जॉर्ज सी देवोल ने यूनिमेट नामक पहले वास्तविक आधुनिक रोबोट की खोज की और उसका पेटेंट कराया। इसके अगले दशक तक देवोल ने उद्योगों में इसे बेचने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। 1960 के दशक के अंत में जोसेफ
एंगलबर्गर ने देवोल के रोबोट के पेटेंट का अधिग्रहण कर इसे एक औद्योगिक रोबोट रूप में संशोधित किया और इसके उत्पादन और विपणन करने के लिए यूनिमेशन नामक कंपनी बनाई। इस तरह यूनिमेट दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट भी बना जिसे 1961 में उपयोग में लाया गया। इस उपलब्धि के लिए उद्योग जगत में एंगलबर्गर को द फादर ऑफ रोबोटिक्स के रूप में जाना जाता है। 1958 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चार्ल्स रोसेन ने शाके नामक रोबोट विकसित करने में एक शोध दल का नेतृत्व किया। यह रोबोट यूनिमेट की तुलना में कहीं अधिक एडवांस था। इसके बाद 1962 में अमेरिकन मशीन एंड फाउंड्री यानी AMF द्वारा अमेरिका की फोर्ड फैक्ट्री कैंटन में 6 वर्साट्रॉन रोबोट्स स्थापित किए गए। वर्साट्रॉन दुनिया के पहले सिलेंड्रिकल रोबोट्स थे। 1969 में जनरल मोटर्स ने लॉर्ड्स टाउन असेंबली प्लांट में दुनिया का पहला स्पॉट वेल्डिंग रोबोट स्थापित किया। इसी साल स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मोबाइल रोबोट के गाइडेंस के लिए रोबोट विजन का इस्तेमाल किया गया। 1969 में ही नॉर्वे में ट्रेल्फा नामक पहले कमर्शियल पेंटिंग रोबोट का आविष्कार किया गया था। 1969 में ही जापान की हिताची नामक कंपनी ने दुनिया के पहले विजन बेस्ड फुली ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट रोबोट को विकसित किया। 1974 में T3 यानी द टुमारो टूल नामक पहले मिनी कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल रोबोट को विकसित किया गया। इसी साल जापान में पहले आर्क वेल्डिंग रोबोट को बनाया गया। 1974 में ही IRB6 नामक पहले फुली इलेक्ट्रिक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल रोबोट को विकसित किया गया। उसके बाद 1975 में हिताची ने मिस्टर आरोस नामक से दुनिया का पहला सेंसर बेस्ड आर्क वेल्डिंग रोबोट बनाया। 1976 में वाइकिंग 1 और 2 नामक नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्रामों में रोबोट आर्म्स का प्रयोग किया गया था। 1979 में नाची नाम से जापान में दुनिया के पहले मोटर चालित रोबोट का आविष्कार किया गया। 2003 में नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन शुरू किया गया जो एक रोबोटिक अंतरिक्ष मिशन है। इसमें स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नामक 2 रोवर्स शामिल हैं जो मंगल ग्रह की सतह और भूविज्ञान का अन्वेषण कर रहे हैं। 2006 में कूका नामक कंपनी ने पहले लाइट वेट रोबोट को विकसित किया। 2007 में इसी कंपनी ने पहले लॉन्ग रेंज रोबोट और 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ हैवी ड्यूटी रोबोट को लॉन्च किया था। इसके बाद 2011 में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में भेजा गया था जिसका नाम रोबोनॉट यानी R2B था। इसके बाद सोफिया, व्योममित्रा, रोबोट एस्ट्रोनॉट किरोबो, वाल्काइरी, स्काईबॉट F850 इत्यादि इस दशक के कुछ खास चर्चित रोबोट्स रहे। लिहाजा कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया भर में रोबोटिक्स का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में भारत में रोबोटिक्स की दिशा में क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसकी पड़ताल करना भी जरूरी हो जाता है। आइए अब भारत में रोबोटिक्स की संभावनाओं को देख लेते हैं। दुनिया भर में आने वाली नई नई तकनीकों को अपनाने के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं रहा है, चाहे वह डिजिटल तकनीक हो, स्पेस तकनीक हो, सूचना एवं संचार तकनीक हो या फिर शिक्षा एवं चिकित्सा तकनीक ही क्यों ना हो। रोबोटिक्स की दिशा में भी भारत ने कई सराहनीय प्रयास किए हैं। इंडिया फर्स्ट आर रोबोटिक्स यानी IFR भारत की नंबर 1 रोबोटिक्स एजुकेशन कंपनी है। यह रोबोटिक्स ऑटोमेशन निर्माण और शोध कार्यों से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा गुजरात राज्य के अहमदाबाद में भारत के पहले रोबोटिक्स संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस रोबोजियम में 160 से अधिक अनोखे रोबोट्स की प्रदर्शनी लगी हुई है। यह रोबोट संग्रहालय यकीनन दुनिया का सबसे अच्छा रोबोट संग्रहालय है, जहां हर साल तकरीबन 30 मिलियन से अधिक लोग विजिट करने आते हैं। गौरतलब है कि कोविड काल में ई-कॉमर्स के अलावा रोबोटिक्स सेक्टर भी काफी उभर कर सामने आया है। इसी दिशा में बिहार की एक 22 वर्षीय लड़की आकांक्षा कुमारी ने अपने पिता की मदद से हाल ही में एक अनोखा मेडिकल रोबोट बनाया है। यह मेडी रोबो मरीज से एक निश्चित दूरी बनाकर मरीज की जांच कर सकता है और इसकी रिपोर्ट डॉक्टर को भेज सकता है। यह रोबोट मरीजों का ऑक्सीजन लेवल, BP, बॉडी टेम्परेचर, शुगर लेवल और हार्ट एवं लंग्स की स्थिति को मापने में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की मदद कर सकता है। कुछ इसी तरह बीते साल भी एक रोबोट ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मित्र एक फ्रेंडली भारतीय रोबोट है जो कभी डॉक्टरों एवं नर्स की मदद करता है तो कभी मरीजों का ध्यान रखता है।
नोएडा के एक अस्पताल में इस रोबोट ने आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम किया। यह रोबोट अपने टैबलेट स्क्रीन के जरिए कोरोना मरीजों को उनके परिवार और दोस्तों से वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट करता था। हर रोज यह रोबोट कोविड वार्ड के चक्कर लगाता ताकि आइसोलेट पेशेंट्स उदासी और डिप्रेशन से दूर रहें। बीते साल खबरों का हिस्सा रही हाफ ह्यूमनाइड रोबोट व्योम मित्रा का नाम तो हम सब ने सुना ही है। इस रोबोट को इसरो ने बनाया है। व्योम मित्रा अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है। इस रोबोट को भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली उड़ान के साथ भेजे जाने की संभावना है। वहीं रांची के 38 वर्षीय रंजीत श्रीवास्तव ने सोफिया रोबोट का भारतीय संस्करण रश्मि विकसित किया। दोनों सोशल ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं। रश्मि दुनिया की पहली वास्तविक हिंदी भाषी ह्यूमनाइड रोबोट और भारत की पहली लिप सिंकिंग रोबोट है। रश्मि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी, भोजपुरी और मराठी भाषा में भी बात कर सकती है। इन्वेंटो रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया एस्ट्रा सी नामक ऑटोनॉमस डिसइंफेक्टेंट रोबोट अल्ट्रावायलेट लाइट यानी UVC की मदद से कोरोना वायरस सहित सभी माइक्रोब्स को डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। इसी तरह ऐसे अन्य कई रोबोट्स हैं जो भारत के रोबोटिक्स के क्षेत्र में बढ़ाए गए कदम की सफलता को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ यह कहना उचित ही होगा कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह रोबोटिक्स की दुनिया में भी संभावनाओं के साथ साथ कई खतरे और चुनौतियां मौजूद हैं। आइए अब रुख करते हैं रोबोटिक्स में विद्यमान चुनौतियों की तरफ। बीते कुछ समय से मानव जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मानव जैसी दिखने वाली इन मशीनों को बनाना खतरनाक हो सकता है। कई बार सुनने में आता है कि किसी रोबोट द्वारा किसी व्यक्ति की जान ले ली गई और इसी के साथ रोबोटिक्स से जुड़ी नैतिक बहस शुरू हो जाती है। रोबोटिक एथिक्स का पालन न करना रोबोटिक्स क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। रोबोटिक एथिक्स का मुद्दा आज का विषय नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत तब से ही हो गई थी जब रोबोटिक्स के क्षेत्र में आने वाली भावी चुनौतियों की संभावना को देखते हुए आसिमोव ने रोबोटिक्स से जुड़े 3 नियम दिए थे। इन नियमों को आज भी रोबोटिक्स के नियमों के तौर पर जाना जाता है। पहले नियम के मुताबिक रोबोट कभी किसी मानव को हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरा नियम यह कहता है कि पहले नियम का उल्लंघन किए बिना रोबोट मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। तीसरे नियम के मुताबिक दोनों नियमों का उल्लंघन किए बिना रोबोट अपना बचाव करेगा। तीनों नियम प्राथमिक तौर पर इस बात पर टिके हुए हैं कि रोबोट्स के प्रयोग के दौरान मानव को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन वास्तविक रोबोट को तीनों नियमों के पालन करने की शर्त के आधार पर प्रोग्राम करना अपने आप में एक बेहद मुश्किल काम है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इससे कई तरह की समस्याएं पनप सकती हैं। पहली समस्या इंसानों की जान के खतरे को लेकर है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में जिस रफ्तार से सैन्य कामों में रोबोट्स का उपयोग बढ़ा है, इसकी काफी संभावना है कि आगे आने वाले सालों में इन्हें सैन्य मोर्चों पर भी लगाया जाए। विरोधी सेना पर विजय हासिल करने के लिए जब कोई देश रोबोट्स को युद्ध स्थल पर उतारेगा, तब इसकी बहुत कम संभावना होगी कि ये रोबोट्स असीमों की शर्तों को मान पाए और विरोधी सैनिकों यानी इंसानों की जान ना ले। दूसरी समस्या मानव जैसे दिखने वाले रोबोट से होने वाले भावनात्मक लगाव को लेकर है। सोफिया रश्मि जैसे ही ऐसे कई रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जो हूबहू मानव की शक्ल लिए हुए हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि मनुष्यों का उनसे भावनात्मक लगाव हो जाए और अगर ऐसा होता है तो इससे नैतिक दुविधाएं जन्म ले सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं मनुष्यों की रोबोट से बढ़ती नजदीकी मनुष्यों के बीच की दूरी को ना बढ़ा दें। तीसरी समस्या मानव श्रम पर पड़ सकने वाले खतरे को लेकर है। चूंकि औद्योगिक विनिर्माण और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में रोबोट्स के उपयोग के कई फायदे होते हैं। पहला तो यह है कि रोबोट कभी बीमार नहीं होते और ना ही कभी उन्हें आराम करने की जरूरत होती है, लिहाजा वे सप्ताह में 24 घंटे काम कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा कोई टास्क जो किसी इंसान के लिए घातक हो सकता है, उसे रोबोट्स आसानी से कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि रोबोट कभी बोर नहीं होते हैं, लिहाजा ऐसे काम जो रिपीट होते हैं और जिनसे कोई लाभ ना हो, वैसे काम रोबोट्स बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। ऐसी भी काफी संभावना है कि कंपनियां अपने लाभ को सर्वोपरि रखते हुए मनुष्यों को रोबोट से रिप्लेस कर दें। एक तरफ रोबोट चांद और मंगल पर भेजे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंपनियों में इनका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है।
यदि ऐसा होता है तो भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोबोट्स सरीखी मशीनों पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता मनुष्यों को महामानव से लघु मानव में बदलती जा रही है। इस संदर्भ में अदम गोंडवी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हकीकत सी लगने लगती हैं। चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया। ऐसे में देखना होगा कि इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोबोटिक्स के जहां एक तरफ नुकसान है तो वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख की जरूरत भी है। अब यह हम मनुष्यों पर निर्भर करता है कि हम इन तकनीकों का उपयोग दुनिया के फायदे के लिए करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। मौजूदा कोरोना काल में चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह रोबोट्स को प्रयोग में लाया गया, उससे कहा जा सकता है कि यदि हम इन मशीनों का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें तो ये लाभकारी ही सिद्ध होंगी। चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक्स की और भी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। गौरतलब है कि एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में हर साल लाखों लोग इलाज कराते हैं और इन मरीजों के डाटा का ढेर लग जाता है। ऐसे में कितना सही होगा कि कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट अथवा मेडी रोबोट जैसा कोई मेडिकल रोबोट डॉक्टर्स के पास बैठकर इन डेटा का अध्ययन करे, मरीजों में रोगों के पैटर्न की पहचान करे। इससे डॉक्टरों को इलाज करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही बीमारी को रोकने के भी इंतजाम किए जा सकेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चलने वाले खतरनाक बचाव अभियानों में भी रोबोट्स को उपयोग में लाकर मानव जाति की मदद की जा सकती है। हिमस्खलन, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मनुष्यों की जान को जोखिम में डाले बिना रोबोट्स को भेजा जा सकता है। ऐसे कई दुर्गम माइनिंग इलाके हैं जहां आज भी खनन के दौरान कई मनुष्यों की जान चली जाती है। लिहाजा माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां रोबोट्स का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कहना उचित ही लगता है कि तकनीक एवं प्रौद्योगिकी अपने आप में एक तटस्थ साधन है। यदि इसके उपयोगकर्ता अच्छे लोग हुए तो यह मानव श्रम का विस्थापन करेगी, जिसके अंत में मानव सभ्यता का उत्थान ही होगा। परंतु यदि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग विकृत मानसिकता के हुए तब मानव श्रम नहीं बल्कि सच में मानव के ही विस्थापन का डर बना रहेगा। दरअसल कोई प्रौद्योगिकी मनुष्य विरोधी नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य ही है जो मानव द्रोही बन जाता है। ऐसे में वह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शोषण के लिए करने लगता है। प्रौद्योगिकी तो मानवीय सभ्यता के विकास की इबारत लिखने का एक जरिया है, जो रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो तकनीक, संचार तकनीक और जैव तकनीक आदि के जरिए 21वीं सदी के भविष्य की झांकी दिखा रही है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। रोबोट्स जैसी मशीनों पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता मनुष्य को महामानव से लघु मानव में बदल रही है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।